नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज देश अपनी बेटियों पर गौरवान्वित है। टोक्यो ओलंपिक में जिस तरह हमारी बेटियां देश का मान बढ़ा रही है, उसे देखकर हर कोई फख्र महसूस कर रहा है। पीवी सिंधु हो, मीराबाई चानू हो, बॉक्सर लवलीना हो या फिर भारतीय हॉकी टीम, हमें फख्र है, हमें गर्व है कि हमारी बेटियां ओलंपिक में देश का परचम लहरा रही हैं। और आज आप मास्टर स्ट्रोक में इन बेटियों पर फख्र करने वाली रिपोर्ट अब से कुछ ही देर में देखेंगे। खबर अच्छी सिर्फ खेल के मैदान से ही नहीं आ रही है, देश में कई और चीजों में अच्छी खबरें सुनने और देखने को मिल रही है। कोरोना के दौर में देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन से केंद्र सरकार की आमदनी बढ़ी है, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। आज की हमारी कवर स्टोरी हिंदुस्तान के इसी मास्टर स्ट्रोक पर है, जिसका जिक्र आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि समय ने, देश ने इस अमृत महोत्सव को साकार करने की जिम्मेदारी हम सबको दी है। ये 3 तस्वीरें सिर्फ देश का दमखम ही नहीं दिखाती, इसे आप 2021 की वो अगस्त क्रांति कह सकते हैं जिसके साथ देश आजादी के अमृत महोत्सव में कदम रख चुका है। ये तस्वीरें देखकर आज हर देशवासी गौरवान्वित हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। चाहे कोरोना के रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की बात हो या फिर जबरदस्त जीएसटी कलेक्शन की, आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश लगातार आगे बढ़ रहा है। और रही बात ओलंपिक की, तो चाहे महिलाएं हों या फिर पुरुष, दोनों का दमखम पूरी दुनिया देख रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कामयाबी का जिक्र किया है और ट्वीट करके कहा है कि जैसे ही भारत ने अगस्त में प्रवेश किया, जो अमृत महोत्सव की शुरुआत का प्रतीक है, हमने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जो हर भारतीय के लिए सुखद है। मुझे आशा है कि 130 करोड़ भारतीय भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे, क्योंकि देश अमृत महोत्सव मना रहा है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में सिर्फ ओलंपिक में भारत की बेटियों का जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने देश में कोरोना के रिकॉर्ड वैक्सीनेशन और जीएसटी कलेक्शन को लेकर भी खुशी जाहिर की है। आपको ओलंपिक में देश की उपलब्धि से जुड़ी हर तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके सामने कुछ आंकड़े रखने जा रहे हैं, जिसमें देश की कामयाबी की झलक है। देश में अब तक 47 करोड़ 22 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, और हर महीने वैक्सीन सप्लाई में बढ़ोतरी हो रही है। मई के महीने में जहां करीब 7.5 करोड़ वैक्सीन डोज केंद्र ने राज्यों को दी थी, वो जून में बढ़कर 11.46 करोड़ डोज हो गई, और जुलाई में इसकी संख्या 13.5 करोड़ डोज थी। वहीं अगस्त के महीने में ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। ये तो हुई उस रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की बात जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा हुआ है, यानी केंद्र सरकार की टैक्स की आमदनी भी जुलाई के महीने में जबरदस्त रही है। जुलाई 2021 में 1,16,393 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन आया है। पिछले साल जुलाई की तुलना में इस साल जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 33% ज्यादा रहा है। जीएसटी कलेक्शन के ये आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन असली कामयाबी ओलंपिक में नजर आ रही है, जिसकी खुशी हर देशवासी के चेहरे पर है। संसद के भीतर भी ओलंपिक में देश की कामयाबी का जिक्र हुआ, तो उसका स्वागत मेज थपथपा कर किया गया। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सुश्री पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से सुश्री सिंधु को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई देता हूं। टोक्यो ओलंपिक में देश की बेटियां लगातार कामयाबी की कहानी लिख रही हैं। आज हालांकि कमलप्रीत कौर से भी उम्मीदें थी, जो डिस्कस थ्रो में देश के लिए मेडल जीतने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कोशिश की, पूरी की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं आई।
इससे पहले जिन बेटियों ने इतिहास रचा उनकी तारीफ हर कोई कर रहा है और कमलप्रीत की भी। आज हम आपके सामने उन्हीं बेटियों की कहानी रखने जा रहे हैं। आप भी देखिए, फख्र से देखिए। ये उन बेटियों की कामयाबी की कहानी है जिन्होंने पूरी दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाया है। ये उन बेटियों के जज्बे की जीत है जिन्होंने 3 बार के ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। भारत ने वर्ल्ड नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में एकमात्र गोल दागा और इसी के साथ महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब सेमीफाइनल में 4 अगस्त को भारत का सामना अर्जेंटीना से होगा। 49 इयर्स बाद इंडिया सेमीफाइनल खेल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए और इंडिया के लिए तो ये तो सेलिब्रेट करना है। अब हम तो उम्मीद है कि दोनों मेडल लाए। इंडियन हॉकी का रिवाइवल हुआ है और इंडियन हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है। अभी भी सेमीफाइनल बहुत इंपॉर्टेंट मैच होता है, लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम मिला, आई एम श्योर कि आगे आके अगर एक और मैच जीतते हैं तो ये मेडल, चाहे वो कोई भी कलर का मेडल हो, ये मुझे लगता है कि ऐतिहासिक होगा। सिंधु जी ने जो कांस्य पदक जीता, उससे पहले मीराबाई चानू जी ने जीता। लवलीना ने शानदार प्रदर्शन किया और मुझे खुशी इस बात की है कि भारत की बेटियों ने अब तक 2 मेडल जीत कर दिखाए हैं। महिलाओं का युग है, जीतेंगी, सिर्फ खेल में ही नहीं और भी आगे चीज़ों में जीतेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम की कामयाबी इसीलिए अहम है क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार 1980 में ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया था और इसके बाद सिर्फ 2016 रियो ओलंपिक गेम्स में ही क्वालिफाई कर पाई थी, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम 12वें स्थान पर रही थी। लेकिन देश की बेटियों ने इस बार दिखा दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। हॉकी टीम की इस कामयाबी के पीछे ओडिशा की वो कोशिश भी है जिसके तहत ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉकी स्टेडियम बनवाया और हॉकी खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई। इतना ही नहीं, ओडिशा सरकार हॉकी टीम की आधिकारिक प्रायोजक भी है। लेकिन इसके पीछे इन बेटियों की मेहनत सबसे ऊपर है, जिसकी बदौलत आज वो इतिहास रच रही हैं। आपको पता है, ये बेटियां आज अपने चेहरे पर ये 2 इंच मुस्कान लेकर आई है। आपका सीना फख्र से चौड़ा कर रही है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत कितनी है। इन बेटियों के जज्बे की कहानी सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मुकाम को हासिल करने के लिए इन्होंने कैसे सुपर वुमन की तरह काम किया है। सबसे पहले कहानी सविता पुनिया की, महिला हॉकी टीम की गोलकीपर हैं। आपको पता है, हरियाणा के सिरसा जिले के जोतकन गांव की रहने वाली हैं और हॉकी सीखने के लिए ये हर रोज 30 किलोमीटर दूर तक जाती थी। फिर नंबर आता है कप्तान का, रानी रामपाल। उनकी कहानी भी कुछ ऐसी है। आपको पता है, रानी के पिता रेहड़ी पर सामान ढोते थे, माँ लोगों के घरों में काम करती थी। हॉकी स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे रानी रामपाल के पास। जज्बा ऐसा था कि टूटी हुई हॉकी स्टिक से प्रैक्टिस किया करती थी। अगली गुरजीत कौर, स्कूल तक हॉकी के बारे में ज्यादा पता ही नहीं था। पिता ने हॉकी सिखाने के लिए 70 किलोमीटर दूर भेजा और मेहनत की। वंदना कटारिया के परिवार को, रिश्तेदारों को हर वक्त वंदना ताने देते हुए पाती थी। उनको बड़े ताने सहने पड़े। जो वंदना के परिवार को बेटी को हॉकी खिलाने को मना करते थे, वो पेड़ की लकड़ियों से प्रैक्टिस किया करती थी क्योंकि परिवार वाले ताने देते थे। सुशीला चानू, उनके पिता पता है ड्राइवर थे। वो खुद रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी कर रही थी। राज्य की टीम में जगह नहीं मिली, उसके बाद उन्होंने हॉकी खेलना छोड़ दिया था। लेकिन आज बात अलग है। ये तस्वीरें गुरजीत कौर के घर से आई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र गोल करने वाली गुरजीत कौर के घर पर जश्न का माहौल है। अमृतसर में गुरजीत के परिवार ने दोस्तों और परिचितों के बीच मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। अमृतसर जिले के म्यादी कलां गांव में गुरजीत के घर में खुशी का माहौल आप देख सकते हैं। तिरंगे झंडे, देश के झंडे जो गुरजीत के परिवार वालों ने पकड़े हुए हैं और लगातार जयकारे लगा रहे हैं। मिठाई जो बांटी जा रही है, गुरजीत के माता जी, उनके दादी
का मुंह मीठा करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दी ने सिर्फ एक गोल से इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। दीदी को बहुत मौके मिले, लेकिन उन्होंने सारे मौके जो रह गए थे उनकी आज भरपाई कर दी। टोक्यो ओलंपिक में भारत की बेटियां लगातार देश का मान बढ़ा रही हैं। पिछले एक हफ्ते में बेटियों ने 3 मेडल पर हिंदुस्तान का नाम लिख दिया। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा कर लिया है, तो लवलीना बोरगोहेन का बॉक्सिंग में मेडल पक्का हो चुका है। और सबसे खास बात यह है कि मीराबाई चानू हो, पीवी सिंधु हो या फिर लवलीना बोरगोहेन, ये सभी बेटियां बेहद साधारण परिवार से आती है, लेकिन इनके जोश, जज्बे और जुनून बेहद असाधारण है। और यही वजह है कि इन्होंने अपने प्रदर्शन से देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 9 चीन की हेबिंग जियाओ को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। सिंधु आज अगर ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी है, तो उसके पीछे उनकी 17 साल की कड़ी मेहनत है। एबीपी न्यूज से पीवी सिंधु ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 2 ओलंपिक 2 मेडल, क्या कहना है? थैंक यू सो मच, बहुत खुश लग रहा है। और 2 ओलंपिक्स में 2 मेडल लेके आना आई थिंक बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और डेफिनेटली फॉर द कंट्री, क्योंकि उतना इजी नहीं है। 2016 में बहुत अलग था और उसके बाद 5 साल होने के बाद अभी 2021 टोक्यो में कंपेटिवली बहुत अलग है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और वो प्रेशर और आई थिंक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, तो कंपेटिवली ये मेडल बहुत डिफरेंट है मेरे लिए। सिद्धू, ये वही शटल है जिससे आप कल खेली थी। हमने ऑर्गेनाइजर से स्पेशल रिक्वेस्ट करके ये शटल हमारे एबीपी दर्शकों के लिए लाया है। इसी शटल से आपने इतिहास रचा था। कितनी कठिनाई थी, मींस रियो में आपने सिल्वर मेडल जीता था, पैंडेमिक के बावजूद आप यहाँ तक पहुंची और ये मेडल भारत को दिला दिया। कितना कठिनाई थी, कठिनाई भरा रास्ता था, सफर था? बहुत मेहनत किया मैंने, क्योंकि ये 5 साल में काफी अप्स एंड डाउन्स थे। कभी कभी जीत रही थी, कभी कभी हार जा रही थी, बट डेफिनेटली पैंडेमिक के वजह से बहुत लोग सफर हो रहे थे कोविड के वजह से, और लॉकडाउन भी था। फिर उसके बाद हमको प्रैक्टिस करने के लिए चांस नहीं था, क्योंकि सब लोग लॉकडाउन में थे। बट हाँ, हम लोग मैं घर में ट्रेनिंग करती थी, बट सब स्टार्ट होने के बाद ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटीज और बैडमिंटन एसोसिएशन सब लोग मिलकर हमको परमिशन दिया था, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। मीराबाई चानू इम्फाल से 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव की रहने वाली है, जहां बुनियादी सुविधाएं तक ठीक से मौजूद नहीं है, लेकिन चानू ने फिर भी इतिहास रचा। वीडियो कॉल करके ये लो आपके लिए हमने प्रे किया है, पूरा गांव वालों एक साथ करके, तो मुझे भी बहुत खुशी आई थी। ऐसा लगा था हाँ, इतने मेहनत मेरे लिए उन्होंने भी इतना प्रे किया है, तो मैं कुछ करके उनके लिए नाम तो ऊपर कर लूँगी, हमारे गांव के लिए मैं नाम ऊपर जरूर करते रहूँगी, ऐसा सोचती। बॉक्सर लवलीना असम के गोलाघाट जिले के बारोमुखिया गाँव की रहने वाली है। करीब 2000 की आबादी वाले इस गाँव में न पानी है न सड़क है, लेकिन लवलीना ने अपना रास्ता खुद बनाया और आज वो ओलंपिक मेडलिस्ट बन गई है। ब्रॉन्ज में ही नहीं रुकना है, मुझे गोल्ड तक जाना है। लेकिन मैं रिंग में उतरने से पहले हाँ, मैं जरूर सब कुछ याद करके ही उठी थी। मतलब रिंग में उतरने से पहले नहीं, उससे पहले जो टाइम मिलता है उस टाइम पे मैंने सोचा था कि 8 साल से मैं मतलब जो कुछ भी हो रहा है, जितना मैंने मेहनत किया है, क्या लोग कहते थे, सबके बारे में मैंने एक बार सोचा था और मुझे प्रूफ करके दिखाना है। बेटियों के इस जज्बे को नमन है। कोरोना याद दिलाना है कि वो है अभी, जिसका डर एक बार फिर लोगों को इसलिए सताने लगा है क्योंकि कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं, कई जगह स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जैसी तस्वीरें सामने आ रही है और जिस तरह कई राज्यों में कोरोना के नए केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, उसे देखकर अब डर लग रहा है, लोगों के होश उड़ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अभी स्कूल खोलना सही फैसला होगा? ये तस्वीरें इसलिए लोगों को डरा रही है
क्योंकि एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की आहट है और दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। राजस्थान के सीकर में ये लोग आए तो वैक्सीन लेने, लेकिन डर इस बात का है कि ये कोरोना लेकर ना घर लौट जाए। इस लाइन को देखिए, ये लड़कियां और महिलाएं किस कदर एक दूसरे से सटकर खड़ी हैं, जैसे कोरोना का कोई डर ही ना हो। और आप जरा इन पुरुषों की भीड़ को भी देख लीजिए, ये लोग भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने में सबसे अव्वल नजर आ रहे हैं। और इन साहब को सुनिए, कह रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। लोगों की यहाँ पे भीड़ देखी जा रही है, कोविड के प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिल रही है और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और युवाओं में जो जोश देखा जा रहा है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। लोगों की ये लापरवाही इसलिए सबसे ज्यादा डरा रही है क्योंकि देश के कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं और कई जगह जल्द ही खुलना शुरू हो जाएंगे। हिमाचल में आज से स्कूल खुल गए। 10वीं से 12वीं तक के बच्चे नियमित तौर पर स्कूल पहुंचे। धर्मशाला के स्कूल में पहले दिन 60 से ज्यादा बच्चे पहुंचे। छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, हैंड सैनिटाइज करवाए गए और बाहर ही हाजिरी भी लगी। छत्तीसगढ़ में भी स्कूल खुल गए हैं। यहाँ कोरोना की वजह से मार्च 2020 से स्कूल बंद थे। पंजाब में भी स्कूलों में सभी कक्षाएं चलना शुरू हो गई हैं। इससे पहले 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल जुलाई 26 से ही शुरू हो गए थे। सभी बच्चों को स्कूल में मास्क पहनकर रहने के लिए कहा जा रहा है और हाथों को बार-बार सैनिटाइज करने का भी निर्देश दिया जा रहा है। हम एंट्री करते हैं स्कूल में, हमें सैनिटाइजर मिलता है, हम हैंड सैनिटाइजर करते हैं। फिर स्कूल में क्लास में आते हैं। हम क्लास में आने के बाद हम कल्ले बेंचेस पे बैठते हैं और अपनी कोई भी चीज़ होती है, हम स्टेशनरी शेयरिंग नहीं करते। हम अपना टिफिन बॉक्स लाते हैं, वाटर बोतल लाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 हफ्ते बाद से स्कूल खुलने जा रहे हैं। यूपी में 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुल जाएंगे। पहली से 8वीं तक के स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक की क्लास 2 शिफ्ट में होगी। यूपी में कोरोना के हालात की बात करें तो प्रदेश में आज कोरोना वायरस के 25 नए मामले आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से किसी की भी मौत दर्ज नहीं की गई। कल यूपी में 2,38,888 सैंपल्स की जांच की गई। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.01% चल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में स्कूल खोले जाए या अभी नहीं, इसे लेकर दिल्ली सरकार तमाम पहलुओं पर सोच विचार कर रही है। सजेशंस मांगे थे लोगों से और करीब 30-35 हज़ार सजेशंस आए हैं, तो मैं सबको बहुत केयरफुली पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोग स्कूल खोलना चाहते हैं, कुछ डरे हुए हैं, कुछ सवाल हैं, तो बहुत कैटेगरिकली दिल्ली के अगर 30-35 हज़ार लोगों ने अपनी राय दी है तो हम उसको स्टडी करा रहे हैं और बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे कि क्या लोग कह रहे हैं और उसके बेस पे कुछ डिसीजन होगा। देखिए, कहा यह जा रहा है कि अगस्त के महीने में तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि माना यह जा रहा है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से कमजोर होगी। फिलहाल आपको कोरोना के नए केस के जो मौजूदा आंकड़े हैं वो दिखा देते हैं। 28 जुलाई को एक दिन में 43,654 नए केसेस सामने आ रहे थे। 29 जुलाई को एक दिन में 43,500 नए केसेस, 30 जुलाई को 44,230 नए केस, 31 जुलाई को 41,649 नए केसेस, 1 अगस्त को 41,831 नए केसेस और फिर 2 अगस्त को देखिए 40,134 नए केसेस सामने आए हैं। यानी अभी भी खतरा टला नहीं है। 50,000 से नीचे जरूर है, लेकिन हालात अभी भी उस पतली डोर पर है। आपको कुछ सनसनीखेज सबूत दिखा दें। किसके? पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों के। वैसे तो इन दोनों के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। पाकिस्तान तालिबान का हिमायती हमेशा रहा है, लेकिन उससे रिश्तों की बात से वो इनकार करता रहा है। हिमायत और रिश्ता दोनों में फ़र्क है। मास्टर स्ट्रोक में अब हम आपको कुछ ऐसे वीडियो सबूत दिखाने जा रहे हैं जिससे न सिर्फ पाकिस्तान और तालिबान के गठजोड़ का पर्दाफाश होता है, बल्कि इस वीडियो को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान तालिबान को खुश करने के लिए अपने ही नागरिकों पर जुल्म कर रहा है।
पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों के पीछे की कहानी क्या है और तालिबान के कंधे पर कौन-कौन से देश बंदूक रख रहे हैं, आपको अब इस स्पेशल रिपोर्ट में पता चलेगा। अफगानिस्तान में अब जमीन से लेकर आसमान तक बारूदी जंग भड़क उठी। तालिबान को रोकने के लिए अब आसमान से बारूद बरसाए जा रहे हैं। अमेरिका भी अफगानिस्तान सेना की मदद के लिए उतर चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सेना के बीच लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। अफगान सेना ने तालिबान के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, मगर इसके बावजूद तालिबान की ताकत कम नहीं हो रही है, क्योंकि पीछे से पाकिस्तान की फौज तालिबान को पूरी तरह से मदद मुहैया करा रही है। वैसे तो पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती पुरानी है, लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखाएंगे उससे आपको समझ आएगा कि इस दोस्ती की नींव किस बुनियाद पर खड़ी है। हरी रंग की जो फोर्ड रेंजर गाड़ी आप देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान पुलिस की गाड़ी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अफगानिस्तान पुलिस की ये गाड़ी पाकिस्तान की सड़कों पर दौड़ रही है और इसे पाकिस्तान सेना के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दो तस्वीरों से आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। बाईं ओर वो गाड़ी है जो पाकिस्तान की सड़कों पर इस्तेमाल हो रही है, जबकि दाईं तरफ हम आपको अफगानिस्तान पुलिस की गाड़ी दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान पुलिस की गाड़ियां पाकिस्तान सेना के जवानों के पास कैसे आ रही है, अब हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी समझाते हैं। दरअसल तालिबान अफगानिस्तान पुलिस की गाड़ियों को लूट रहे हैं। इन लूटी गई गाड़ियों को तालिबान पाकिस्तान की सेना को सस्ते दाम में बेच देते हैं। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बल्कि तालिबान अफगानिस्तान में चारों तरफ लूट मार कर रहा है और ये लूट का सामान पाकिस्तान सेना को बेच रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान तालिबान की मदद के लिए सैनिक और जिहादी भेज रहा है। पाकिस्तान से आने वाले जिहादियों को भी तालिबान लूटे हुए हथियार और दूसरे सामान देता है। सब जानते हैं कि जिस तरह से अफगानिस्तान में हालात हैं, तालिबान कुछ ही समय के अंदर पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल में आ जाएगा। इमरान खान भी इस चीज को बखूबी जानते हैं और वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं तालिबान की प्रेज करके, ताकि वो तालिबान की गुड बुक्स के अंदर वापस आ जाएं और उनका कुछ इन्फ्लुएंस तालिबान के ऊपर हो जाए, जो कि पहले पाकिस्तान एंजॉय करता था तालिबान के साथ। उनको इस चीज से फायदा बहुत रहेगा, चाहे वो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी हो पाकिस्तान की, क्योंकि काफी रीजन्स हैं जो ट्राइब्स हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, वो कॉमन हैं। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही एक टेलीविजन इंटरव्यू में इमरान का तालिबान प्रेम उबाल मार रहा था। इस इंटरव्यू में इमरान तालिबान को आतंकी कहने के बजाय अफगानिस्तान का आम नागरिक बता रहे थे और उन्हें सरकार में शामिल किए जाने की वकालत कर रहे थे। इमरान के ये आम नागरिक अफगानिस्तान में कैसी तबाही मचा रहे हैं, इसकी तस्वीर दुनिया देख रही। लेकिन इन आम नागरिकों की मदद के लिए इमरान अपने ही नागरिकों पर जुल्म करने से परहेज नहीं कर रहे। अब तक आपने सुना होगा, तालिबान को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान अपने देश से जिहादियों को भेज रहा है, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के नागरिकों को अफगानिस्तान भेजने के लिए किस तरह जोर जबरदस्ती की जाती है। पाकिस्तान ने तालिबान की मदद पर्दे के पीछे रहकर करने की कोशिश की, लेकिन अब लगातार ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जिससे पाकिस्तान का पर्दाफाश हो जाता है, हो भी रहा है। पाकिस्तान के मदरसों में तालिबान के लिए चंदे जुटाए जा रहे हैं, जबकि चमन, स्पिन, बोल्दक और तोरखम बॉर्डर से बहुत से शव पाकिस्तान लाए जा रहे हैं और ये शव पाकिस्तान सेना के जवानों या जिहादियों के हैं, जिनके अंतिम संस्कार में तालिबान के आतंकी शामिल होते हैं और वो अंतिम संस्कार के दौरान भाषण देते हैं जिसमें जिहाद के नाम पर तालिबान की मदद के लिए उकसाया जाता है। यही नहीं, तालिबान के आतंकी पाकिस्तान में भर्ती का कैंप लगा रहे हैं और पाकिस्तान की सेना तालिबान को भर्ती कैंप लगाने में मदद कर रही है। इसके साथ पेशावर में पाकिस्तान ने तालिबान को दफ्तर खोलने की जगह भी दे दी है। तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान अपने ही देश के लोगों को जोर जबरदस्ती करके अफगानिस्तान भेज रहा है। आपने सुना, और अगर कोई मारा जाता है तो उसके शव को पाकिस्तान लाकर उसका महिमा मंडन किया जाता है ताकि दूसरे लोग भी अफगानिस्तान जाने के लिए प्रेरित हो। ये बात खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कबूल की है। शेख रशीद खुद ही ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में लड़ रहे बहुत से आतंकियों के परिवार पाकिस्तान में रहते हैं। वो पाकिस्तान आते जाते भी हैं
और जख्मी होने पर उन्हें पाकिस्तान में इलाज भी मिलता है। यानी पाकिस्तान सरकार खुलकर ये कह रही है कि वो तालिबान के साथ खड़ी है और अफगानिस्तान सरकार भी ये बार बार कह रही है कि तालिबान की असली ताकत पाकिस्तान ही है। यही नहीं, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान से जुड़ा एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि तालिबान जिस हथियार को सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है वो पाकिस्तान सेना से ही तालिबान तक पहुंचता है। असम पर आरोप लगाया है कि उसने मिजोरम का संपर्क बाकी देश के हिस्सों से काट दिया है। उसके राज्य में तेल और दवाओं की इस वजह से किल्लत शुरू हो गई है। लेकिन असम की दलील अलग है। इस विवाद को सुलझाने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है। असम और मिजोरम के बीच खिंची तलवार अब तक म्यान में वापस नहीं आई है। हालांकि तनाव कुछ कम जरूर हुआ है। इसके बावजूद दो राज्यों की सीमा विवाद में अब मिजोरम की आम जनता की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। मिजोरम का आरोप है कि असम ने उसके राज्य में जरूरी सामान की सप्लाई चेन को पूरी तरह से काट दिया है। आपकी स्क्रीन पर पहली तस्वीर मिजोरम के पेट्रोल पंप की है जो सूने पड़े हैं। कहा जा रहा है कि असम की सप्लाई बंद होने की वजह से पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ मिजोरम केमिस्ट और ड्रग्स एसोसिएशन की चिट्ठी है जिसमें ये शिकायत की गई है कि असम से सप्लाई बंद होने की वजह से राज्य में जरूरी दवाओं की किल्लत शुरू हो गई है। असम ने मिजोरम का नेशनल हाईवे सभी बंद किया था। उसकी वजह से हमारा पेट्रोल पंप, सब्जी मार्केट पेट्रोल भी तो नहीं है, खाना का भी तो नहीं है, तो कैसा करेगा? तो रास्ता तो नहीं क्लियर है। मिजोरम का आरोप है कि असम ने उनके राज्य का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से पूरी तरह काट दिया है, जिससे कोरोना के वक्त में मिजोरम को दवाओं की किल्लत से लेकर दूसरी कई जरूरी चीजों की कमी से जूझना पड़ रहा है। और हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले वक्त में मुश्किल और बढ़ सकती है। Yes, after the incident took place, not a single vehicles carrying essential commodities and the medical equipment has not entered into the Mizoram. This National Highway 306 is the only highway leading towards Mizoram. This is the lifeline for the Mizoram people, for the essential commodities, including medical equipments, which are sent from other parts of the country in this pandemic period. The road blockage could lead to the serious matter in terms of economy and COVID-19 fighting of the region. असम और मिजोरम के विवाद में ऐसे सूरत हाल क्यों हैं और कैसे पैदा हुए हैं, इसे समझने के लिए आपको इस मैप को समझना होगा। मिजोरम की सप्लाई कैसे कटी? मिजोरम को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली सड़क NH 306 है। ये नेशनल हाईवे असम के सिलचर से मिजोरम की राजधानी आइजोल तक जाता है। इसी हाईवे से मिजोरम में हर जरूरी सामान की सप्लाई होती है। मिजोरम का आरोप है कि असम ने इस हाईवे को बंद कर दिया है, जिससे मिजोरम तक जरूरी सामान पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन असम की दलील है कि उसने तस्करी रोकने के लिए कदम जरूर उठाया है, लेकिन हाईवे ब्लॉक नहीं किया गया है। हालांकि असम और मिजोरम के बीच जमीन विवाद भले ही अभी तक तनाव का कारण बना हो, लेकिन दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों के बातचीत करने की वजह से थोड़ी सी तनाव में कमी आई है। मिजोरम का आरोप है कि जितने भी जरूरी सामान की सप्लाई होनी थी उसे असम ने रोक रखा है। हालांकि असम का पलटवार है कि ऐसी स्थिति जनता पैदा कर रही है, सरकार नहीं। दिलचस्प होगा देखना कि आने वाले दिनों में दोनों राज्य किस तरह से सामंजस्य के साथ एक समाधान इस चुनौती के लिए निकाल पाते हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, ABP न्यूज। तो इसका मतलब आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।